नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म गीता क्वेस्ट पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत रिलेटेड हैं कि किस प्रकार से धर्म का परसेप्शन बिल्ड होता है सोसाइटी में। पहली न्यूज़ जो आज हम देखेंगे वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो अपने टीचिंग के दौरान रेप के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने के लिए भारत का विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र को कोट किया है कि कैसे वो रेप्स में इन्वॉल्व थे। और राइट अवे जिस प्रकार से उन्होंने ये स्लाइड बनाई है उससे ये क्लियर है, ना तो उनकी इंग्लिश, ना उनकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, ना उनकी हमारी शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रॉपर है। वो अभी क्लियर हो जाएगी। पहली बात, उनकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग देख लें हम। स्टोरी ऑफ ब्रह्मा रेपिंग हर डॉटर, ठीक है, वो अपने आप क्लियर होता है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि क्या उनके इंटेंशन प्योर हैं नहीं है, कहाँ से क्लियर हो जाता है? ये एकदम क्लियर हो जाता है किस पॉइंट से? इंद्र वाले पॉइंट से। विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र को डालकर बेसिकली क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि जो लीडिंग जो नाम है देवताओं के हिंदुज़म में, वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं रेप केसेस में। एज इफ़ हिंदुज़म में या फिर शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बेसिकली किस तरीके से ये इनके शास्त्रों में ही निहित है। अब इंद्र वाले केस से ही ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। किसी ने भी थोड़े शास्त्र पढ़े हो, कुछ कथा सुनी हो, तो ये केस तो ट्रू है कि कैसे इंद्र आते हैं और बिल्कुल वो गंदे इंटेंशन से आते हैं, पर वो छल करते हैं। पहली बात, वो रेप नहीं करते, वो छल करते हैं। वो खुद अपने आप को गौतम ऋषि की तरह वो बना लेते हैं, और अहिल्या जो उनकी वाइफ थी उनके साथ वो संग करते हैं। सबसे पहली बात, इस चीज़ के होने के बाद उनको राइट अवे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स मिलता है। क्या कर्स मिलता है? कि उनकी पूरी बॉडी पर 1000 आइज़ आ जाती हैं। और इसकी कुछ और डिटेल्स भी हैं जो उतना प्लेजेंट नहीं हो सुनने में, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स मिलता है उनको। बेसिकली जो प्राइवेट पार्ट्स हैं विमेन के, उनको उस जैसे दिखने वाले 1000 वो पार्ट्स आ जाते हैं उनकी बॉडी पे, कि इतना शर्मसार कर देने वाला उनको कर्स मिलता है। फिर वो क्षमा मांगते हैं और बहुत माफ़ी इस तरीके से बहुत सिंसियरली अपोलोजाइज़ करते हैं, तो फिर वो आँखों में कन्वर्ट होते हैं। और इसीलिए इंद्र के बॉडी पर 1000 आँखें होती हैं। इतना शर्मसार करने वाला है। तो इस इंसिडेंट से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि उन्हीं धर्म ग्रंथों में जहाँ से ये स्टोरी उठाई गई है, उनमें ये चीज़ एकदम क्लियर है कि किस प्रकार से इंद्र ने एक बहुत जघन्य अपराध किया है। उसको कर्ज भी किया गया है इस चीज़ के लिए, और कहीं पे भी ये अप्रिशिएट नहीं किया गया। इस चीज़ से हम ये देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ को फिर इंक्लूड क्यों करना है धर्म ग्रंथों में, क्योंकि धर्म ग्रंथों में ये इंक्लूडेड रहता है कि कैसे इवन अगर कोई देवता के लेवल पे भी कोई अपराध करता है तो उसको भी कर्ज देना चाहिए, उसके लिए भी ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको इस लाइट में दिखाया जा रहा है एज इफ इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु ये सब लोग करते हैं तो ये चलता है धर्मशास्त्रों में। तो इंद्र के एग्जाम्पल से एकदम क्लियर है कि कोई ऐसा नहीं है इनोसेंट इंटेंशन था कि उसने बस कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए। ये सीधे सीधे एक प्लॉट है माइंड में कि इसको बायस के साथ दिखाना है। ब्रह्मा और विष्णु के केस में केस थोड़ा डिफरेंट है, स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ब्रह्मा जी के केस में अगर हम देखें कि ये सब लोग जानते हैं कि सरस्वती या फिर सावित्री के नाम से जो उनसे उत्पन्न हुई थी, उनके साथ ब्रह्मा जी मतलब शादी करते हैं, विवाह करते हैं। लेकिन बात हमें समझने वाली ये है कि इवन तो ये हुआ है, सबसे पहली बात, इसमें रेप कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं था। ये कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ये नहीं है कि उन्होंने फोर्स किया था। ये भी अपने आप में बायस का एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि व्यक्ति के माइंड में ही कुछ नेगेटिविटी थी, जो प्रोफेसर थे उनके माइंड में, कि उन्होंने ऐसा किया। दूसरी बात, अगर ब्रह्मा जी के सिचुएशन को हम समझें धर्म की दृष्टि से, तो हमें समझना है ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। वो चीफ लिविंग एंटिटी हैं। जब सृष्टि होती है उसके बाद नारायण जब उनको अपने नाभि से उत्पन्न करते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू करते हैं। कहने का मतलब जो कुछ भी सृजन होगा उसके बाद वो ब्रह्मा जी से ही आएगा। तो अगर ब्रह्मा जी की वाइफ भी आनी है तो ब्रह्मा जी से आएगी। और इस प्रकार से वो हमें समझना है कि ब्रह्मा जी का तो केस ही अलग है, कि उनको उनकी ऐसे दिखा देना कि वो अपनी पुत्री के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, फिर उसको रेप भी बोल देना, ये तो सरासर गलत है। और हालांकि एक तरीके से वो पुत्री भी है उनकी,
इस चीज़ को उन्हीं शास्त्रों में कंडेम भी किया गया है कि ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र होते हैं, वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप कैसी चीज़ कैसा एक्ट कर रहे हैं, आप लीडर हैं, आप ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। और वो प्रार्थना करते हैं फिर कि भगवान आप प्लीज़ ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि दीजिए। इस प्रकार से ये पूरा उनके केस में भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जाता। जो थर्ड केस है भगवान विष्णु का, वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने जलंधर, एक राजा थे, उनकी वाइफ को रेप किया। एक्चुअली ये स्टोरी अगर कोई भी पढ़ेगा ये पद्म पुराण में आती है। और इस स्टोरी में जिस स्त्री की बात हो रही है वो ही तुलसी बनकर इस हमारे धराधाम पे रहती है। और ये आप देख रहे हैं तुलसी विवाह, इसीलिए तुलसी विवाह सेलिब्रेट किया जाता है एक एकादशी पर। अब समझने वाली बात ये है, जो तुलसी हैं, जो उससे पहले वो जलंधर की पत्नी थी, यही लक्ष्मी जी हैं वैकुंठ में। और जब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धरकर छल करके उनके साथ संग करते हैं, तो पहली बात तो ये भी है कि जो विष्णु हैं वो फोर्स नहीं करते, वो रेप नहीं करते, वो छल करते हैं। और उस छल के बाद भी, ये सब होने के बाद भी, देवता भी उनको प्रार्थना करके समझाते हैं कि आप ही लक्ष्मी हैं, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। और इस चीज़ को समझने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है जब हम जान जाते हैं वो लक्ष्मी का ही एक अवतार है। और उसके बाद इसी वजह से इस पूरे इवेंट को, जब वो ये तुलसी का रूप धारण कर लेते हैं, तो तुलसी और शालिग्राम जो विष्णु का अवतार है, उनका एक विवाह करके ये दिखाया जाता है कि कैसे यही इटर्नल स्वरूप है उनके, ये धर्मपत्नी और धर्मपति के रूप में लक्ष्मी नारायण का। तो ये तीनों इंसिडेंट्स जो यूज़ किए गए हैं वो क्लियर कट एक बहुत गंदे एजेंडा से यूज़ किए गए हैं और बहुत पैथेटिक रूप से किए गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी जानकारी रखेगा उसको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने की है वो ये कि ये जो पूरा जो प्रोफेसर इन्वॉल्व थे वो थे नेम से एक सो कॉल्ड हिंदू। अब कोई व्यक्ति क्यों करेगा, अब यूनिवर्सिटी ने भी कुछ एक्शन लिया है, पर ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम तो सीरियस लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ के जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको ज़बरदस्ती फास्टिंग भी करवाई जा रही है अभी रमज़ान के महीने में। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉपरली ये लंच डिनर ये सब सर्व ही नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट का स्टेटमेंट है, 2:30 AM नहीं 2:30 PM वो कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बीइंग IITians, जो हमारा कोर इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था IITians के द्वारा, हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे IITian होने के नाते ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिक्चर हमें क्लियर करना ज़रूरी है आप सबको कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं इसको, रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हम जो स्किल्स दे रहे हैं, जो हम स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी है। स्पेशली IITs बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ उनके एजुकेशन, उनके टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इस चीज़ से एक्सपेक्ट करना कि सारे लेवल की डेवलपमेंट वहाँ से हो जाएगी, मॉरल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल गलत होगा। ना IITs इस ऑब्जेक्टिव से खुले हैं, ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि IITs ही प्रोवाइड करेंगे या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करेगा जो एक टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए। और इसीलिए ये जो न्यूज़ है अहमद मुर्तज़ा की, जिन्होंने बहुत गंदे तरीके से अटैक किया गोरखनाथ टेम्पल पर, और फर्दर इंक्वायरी में ये पता चल रहा है कि कैसे वो ऐप डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे, स्लीपर सेल्स इत्यादि के लिए। एक बहुत बड़ा एजेंडा था जो कि पता चल गया ATS को पहले, और फिर बाद में वो बौखला गए। तो इस वजह से ये बेसिकली ऐसी हरकत कर रहे हैं कि सीधे जाके ऐसे हाथ में धारदार तलवार लेकर अटैक कर रहे हैं। एक्चुअली इनका प्लान और बहुत बड़ा था, और ये IIT बॉम्बे से हैं, जो बेस्ट IIT मानी जाती है। और ये एक हिस्ट्री रही है IITians की। ऐसे नहीं है सिर्फ ये अकेले थे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, जैसे CAA NRC के रिलेटेड कई जो बहुत प्रोटेस्ट या फिर टेररिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनमें सरजील इमाम ये भी IIT ग्रेजुएट थे, IIT बॉम्बे से ये भी। और हिस्ट्री हम देखें
तो ये 2010 का एक केस है जिसमें एक आईआईटी का स्टूडेंट दूसरे आईआईटी स्टूडेंट गर्ल के साथ अफेयर करके और उसकी कुछ कहा सुनी हो जाती है तो उनको मर्डर कर देता है। 2012 में एक केस आया था जिसमें एक आईआईटीएन फ्रॉड में पकड़ा गया था, बहुत मल्टीपल लेवल का फ्रॉड था, और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी आईआईटी अलुमनाई से। तो ऐसे मल्टीपल केसेस रहे हैं। और ये स्पेशल केस जो आप देख रहे हैं विक्रम बुद्धि का, ये वो केस था जिसमें एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकली कई सारे लोगों को इंसाइट किया था कि कई और बहुत टेक्निकल तरीके से कई सिस्टम्स हैक किए और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मारने के लिए इंसाइट कर रहे थे, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए इंसाइट कर रहे थे लोगों को, और तब ये पकड़े गए। ये आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट थे। एक आईआईटी ग्रेजुएट 2010 में मर्डर में पकड़े गए, और उनमें से एक मर्डर, कई मल्टीपल मर्डर्स किए उन्होंने, 3 या 5, और उनमें से एक मर्डर उन्होंने बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किया था कि देखो कि मैं मर्डर कर सकता हूँ। तो पॉइंट ये है बताने का कि हम आईआईटी से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें, हमारे एजुकेशनल सिस्टम से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि हमने बच्चा कॉलेज स्कूल में भेज दिया और बस अब एक परफेक्ट जेंटलमैन, एक बहुत चरित्रवान व्यक्ति बन के निकलेगा जो अपना पैरों पर भी खड़ा है और सारे संस्कार युक्त भी है। ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। हमें समझना है कि जैसे बच्चे घर में होते हैं वैसे ही बच्चे आईआईटी में चले जाते हैं, और वैसे ही बच्चे आईआईटी में रहते हैं। उनको एक्सपोजर मिलता है, तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर मिलता है, उनको अपने स्किल्स को यूज़ करने का एक्सपोजर मिलता है। बाकी वैल्यूज़ का एक्सपोजर कहाँ कहाँ से आता है, और कुछ भी एक्सपोजर अगर मिल जाए तो वो कुछ भी डेवलप करने लगते हैं। बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं कि अगर गलत काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलने लगे व्यक्ति को, जिस प्रकार से जो मुर्तज़ा थे उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये एक्सपोजर मिला होगा कि वो इतने एक्सट्रीमिस्ट बन जाएं, इतने हेट के साथ फिल हो जाएं कि प्रैक्टिकली एक धारदार तलवार से कोई आईआईटीएन अटैक करें पुलिस वालों को टेंपल में। कहाँ से कोई भी लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये दिखाता है कि कितना वैल्यू एजुकेशन का अभाव है। और इसीलिए हमें समझना है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा मॉरल वैल्यू एजुकेशन के साथ। और ये चीज़ आप सबको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने कैरेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्किल्स का यूज़ तभी हो पाएगा जब हमें डायरेक्शन पता है। और इसीलिए ये बहुत सराहनीय है कि हिमाचल प्रदेश से ये न्यूज़ आ रही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वहाँ के गोविंद सिंह ठाकुर, उन्होंने अनाउंस किया है कि गीता पढ़ाई जाएगी 9 से 12 तक। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सब के लिए। और यही न्यूज़ इसी टाइप की न्यूज़ आई थी गुजरात से, जहाँ पर यह अनाउंस हुआ कि 6 से 12 तक गीता पढ़ाई जाएगी। गीता यहाँ पर बताया गया कि सेंस ऑफ प्राइड देने के लिए और ट्रेडिशन से कनेक्शन देने के लिए। और हिमाचल में बोला गया कि मॉरल, यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ाने का अनाउंसमेंट हुआ, और कर्नाटक में ये प्रपोज किया गया था कि गीता का एजुकेशन दिया जाएगा मॉरल वैल्यूज़ के लिए। तो आई थिंक कि ये वो स्टेप्स हैं जिनको हमें लेना पड़ेगा गवर्नमेंट के रूप में। पर इससे हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट पढ़ा देगी स्कूल्स में तो सब कुछ हो जाएगा। हमें बहुत सीरियस एजुकेशन घर पे भी वो पूरा कल्चर देना पड़ेगा। एजुकेशन सिर्फ यही नहीं होता कि जो स्कूल में हो रहा है उससे बच्चा सब कुछ सीख लेगा, उससे कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन और कल्चर सारा घर में भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हम सबको जिस भी हम रोल में हैं अपनी सोसाइटी में, अपने साथ वाले लोगों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि गीता की एनकरेजमेंट बढ़े, गीता की एजुकेशन की एनकरेजमेंट बढ़े। और लास्ट में जो न्यूज़ मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है करौली की। करौली में जो इंसिडेंट हुआ वायलेंस का, कि जो कुछ रैलीज निकल रही थी सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर को, हिंदू नववर्ष को, और उस टाइम पर बहुत हैवी स्टोन पेल्टिंग की गई जिसमें 40 लोग इंजर हो गए, 40 लोग से ज़्यादा जो रिपोर्ट्स हैं। और कई शॉप्स को आग लगा दी गई, कई लोगों को बहुत क्षति पहुंची। और इसमें पहली बात तो ये, करौली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। आप में से शायद ही किसी को पता हो, करौली एक इतना इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ पर वृंदावन, जो कि प्रैक्टिकली हार्ट है नॉर्दर्न इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का, वृंदावन के 3 मुख्य विग्रह थे जो वज्रनाभ बहुत पुराने समय से आ रहे थे। कृष्ण के ये वंश में आते हैं वज्रनाभ, और उन्होंने कुछ बहुत मुख्य जो विग्रह होते हैं, मूर्ति, वो बनवाई थी। उनमें से 3 थे, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। और मदन मोहन जो विग्रह हैं वो करौली में शिफ्ट किए गए थे जब मुगल्स ने अटैक किया था वृंदावन पर। और करौली के जहाँ पर ये अटैक हुआ उसके बहुत पास में ही वो मदन मोहन टेम्पल है। मैं खुद गया हुआ हूँ वहाँ पर। इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस होने के बाद भी करौली में वो ऐसा इंसिडेंट होना, ये बहुत ही बड़े चिंता का विषय है। और इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्या है, इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है
जिस प्रकार से गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, गवर्नमेंट उल्टा ऐसे रिएक्ट कर रही है एज इफ़ उन लोगों की गलती है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो एक्यूज़ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि ये इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, आप लोगों के जैसे भी आप गवर्नेंस कर रहे हैं उसकी वजह से इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। फिर वो एक्यूज़ कर रहे हैं कि ये लोगों की, इन जो लोग रैलीज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर देते हैं, इंटॉलरेंस बढ़ा देते हैं। और जबकि रिपोर्ट्स जो आई हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि एक दिन पहले से ही पूरा प्लान तरीके से अरेंजमेंट शुरू हो गए थे, पत्थर आ गए थे, कई लाखों रुपए की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। ये बहुत चिंता का विषय है कि इतना हाई लेवल पे लोग ऐसा बड़ी चीज़ कर देते हैं और फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उल्टा इसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। बोल रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं कि इसका कोई भी धर्म से लेना देना नहीं है, धर्म निरपेक्ष होकर हमें देखना चाहिए, जो जिन्होंने गलत किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और उल्टा इंटॉलरेंस के लिए इन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि पॉलिटिशियंस कई बार पॉलिटिक्स की वजह से जो ग्राउंड इशू हैं उनको एड्रेस भी नहीं करते हैं, और जो फर्स्ट जो अरेस्ट हुए हैं उनमें मेजॉरिटी हिंदूज ही थे। ये बहुत चिंता का विषय है। तो इन्हीं कुछ न्यूज़ के साथ आज मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आप सबको सोचना चाहिए आज की स्थिति में कि हालांकि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं गवर्नमेंट के साइड से कि गीता की एजुकेशन कई प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रही है, इसके साथ साथ हमें भी अपना कार्य करना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, AMU हो या फिर करौली हो, ये अभी चीज़ें बस हम देख पा रहे हैं। पहले जो कई सारे दशकों से ये सब चीज़ें चल रही थी ये दब जाती थी, ये जो प्रोपागेंडा है वो दब जाता था, कभी भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब हमें समझना है कि इसको बहुत अच्छे से हमें समझकर काउंटर करना है। और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ आज का हमारा शो देखने के लिए। और अगर आपके कोई इनपुट्स हों, कोई कमेंट्स हो, इन सब को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।